तो जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति को आज मुंबई की सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई की सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। अब 29 अप्रैल के बाद यह सुनवाई होगी। 29 अप्रैल को मुंबई पुलिस को कहा गया है कि अपना जवाब दाखिल करें। इसके बाद ही नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी पर बाकायदा सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट में जमानत पर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। 29 तक का वक्त दिया गया है कि मुंबई पुलिस अपना जवाब दाखिल करे, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही कल याचिका रद्द कर दी थी एफआईआर रद्द करने की। वहीं सेशंस कोर्ट में जमानत पर जो सुनवाई है वो फिलहाल टल गई। 29 तारीख को मुंबई पुलिस जवाब दाखिल करेगी और तभी इस पर सुनवाई होगी। तो फिलहाल कम से कम ये कह सकते हैं कि राणा दंपत्ति के लिए कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद से हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा है। इस बीच बड़ी खबर नवनीत राणा से जुड़ी। नवनीत रवि राणा को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल को नवनीत रवि राणा की जमानत पर सुनवाई होगी। राणा दंपत्ति को अभी जेल में ही रहना होगा। नवनीत राणा के आरोपों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने धमकी भी दी है। सीएम उद्धव की ही माने तो उन्होंने कहा कि उन्हें दादागिरी निकालनी आती है और कहा कि हम घंटा बजाने वाले हिंदू नहीं हैं बल्कि गदाधारी हिंदू हैं। तीसरी बड़ी खबर, अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में आज खार पुलिस स्टेशन जाएंगे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। पुलिस अफसरों के खिलाफ भी शिकायत वो दर्ज कराएंगे। और चौथी बड़ी खबर, नवनीत राणा की शिकायत पर सचिवालय ने राज्य सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। उद्धव सरकार आज ये रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है, 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर में राहत मिले। कभी कभार देर आए दुरुस्त आए, कभी कभार देर से राहत जो मिलती है वो और बेहतर होती है। लोअर कोर्ट से विड्रॉ करने के लिए मेरे जूनियर कोर्ट में बैठे हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं। जैसे विड्रॉ हो जाएगी वो विड्रॉल की प्रोसेस जो है वो हम आज कोर्ट में फाइल कर देंगे। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, बाहर घमासान जारी है, वार प्रत्यावार जो है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी नवनीत राणा और उनके पति के लिए कोई राहत नहीं। जाहिर तौर पर अगर आपने हॉलिडे कोर्ट का भी आदेश सुना होगा तो उन्होंने जो बेल एप्लीकेशन पे जो सुनवाई की जो बात करी थी वो 29 अप्रैल को ही अगली सुनवाई की बात करी थी। और जो आज जो सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके बाद भी कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दो चीजें कही हैं। तो जो जैसे प्रदीप घरात हैं जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा था कि जो निचली अदालत में आपने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर रखी है, आप पहले उसको वापस लीजिए, फिर आगे की बात की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि वो अपना जवाब फाइल करे। चूंकि 124A जो लगाया है, सेडिशन के जो चार्जेस लगाए हैं, आर्गुमेंट इस बात को भी लेकर हो रहा था कि आपने सेडिशन के चार्जेस क्यों लगाए हैं, किस बिहाफ पे लगाए हैं। तो पुलिस को ये अपना जवाब फाइल करने के लिए 29 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि आप अपना जवाब फाइल करें कि आपने जो पूरी प्रोसेस किया है उसमें जो आपने सेक्शंस लगाए हैं उनका बेसिस क्या है, उनके ग्राउंड्स क्या हैं, ये बताने के लिए पुलिस को 29 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर नवनीत राणा और उनके जो पति हैं, चलिए एक सेकंड में अंकुर आपको रोकूंगा क्योंकि किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खार पुलिस स्टेशन वो पहुंच चुके हैं। देखिए किरीट सोमैया नजर आ रहे हैं, इस वक्त मेरी सहयोगी भी है। और वो नहीं जा पाती है वहां पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नवनीत राणा पर केस दर्ज हो जाता है, वो जेल चली जाती है। और उसी दिन शाम को जब उन्हें थाने लाया जाता है तो यहाँ पर किरीट सोमैया उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। जिस दौरान जब वो मिलने के बाद बाहर आए तो कहा गया कि यहाँ पर 70 से 80 जो शिव सैनिक है वो मौजूद थे। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उन्हें भी चोट आई थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। वो बता रहे थे जी पीछे नहीं होना है। तो खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं किरीट सोमैया। किरीट सोमैया फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो पुलिस अफसर वहां पर मौजूद थे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की थी या फिर जिनकी लापरवाही थी जिस कारण से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी मैं खार पुलिस स्टेशन पहुंच करके आज मामला दर्ज करवाऊंगा। इस कारण से खार पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं किरीट सोमैया। ये देखिए किरीट सोमैया की उस दिन की तस्वीर है जब चेहरे पर चोट नजर आई थी
और इसी चोट का जो है कहीं ना कहीं मजाक भी बना रहे थे संजय राउत की, किसी को हल्का सा खून निकल आता है तो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। हालांकि गाड़ी पूरी टूटी हुई नजर आ रही थी, चारों तरफ पत्थरबाजी और जिस तरीके से घेरा गया था, वहां पर सीआईएसएफ के एक कमांडेंट तक को चोट आई थी। उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ में भी इसने इंसिडेंट को लेकर के उसने भी बेहद नाराजगी व्यक्त की है। और फिलहाल किरीट सोमैया पहुंचे हैं खार पुलिस स्टेशन। अंकुर, अपनी बात पूरी कीजिए, इसको भी फोकस में लेते हुए कि किरीट सोमैया भी एक एंगल है, वो भी गए हैं अब खार पुलिस स्टेशन। आप अगर आज सुबह तक का घटनाक्रम देखेंगे तो कई अलग अलग जगह इस एक ही घटनाक्रम के आसपास कई अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। तो बेसिकली नवनीत राणा अगर सेंटर पॉइंट है तो उनके आसपास बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। जैसे कि हम पहले बता रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से आज कोर्ट की कार्रवाई रही है। दूसरा जो चीज निकल के आई है वो ये निकल कर आई है कि नवनीत राणा को लेकर जो लोकसभा सेक्रेटरीट ने जो रिपोर्ट मांगी है महाराष्ट्र डीजीपी से, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार के जो सूत्र हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर वो जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी ईमेल के जरिए। और जो आरोप लगाए हैं नवनीत राणा ने कि उनके ऊपर चूंकि वो एक दलित होने को लेकर उनके ऊपर तंज कसे गए, उनके ऊपर कई बातें कही गई, उनको पीने का पानी नहीं दिया गया या फिर उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया गया, ऐसे गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, अगर इनमें किसी भी तरह का छूट पाया गया तो उनके खिलाफ इस बात को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार कड़े कदम उठा ले सकती है, कोई कार्रवाई कर सकती है। तीसरा इसका जो केंद्र बिंदु निकल कर आता है वो किरीट सोमैया है, क्योंकि किरीट सोमैया उसी रात को जब मिलने गए थे तब उनकी गाड़ी पे पथराव होता है, खून जो उनके मुंह से खून निकल रहा होता है, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। आज अभी इसी वक्त खार पुलिस स्टेशन में किरीट सोमैया गए हुए हैं। वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको इस मामले में दोषी बता रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर एक तो कार्रवाई नहीं करी है और जो धाराएं जो लगाई गई हैं उनको, जो आरोपियों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत हल्की हैं, बल्कि मामला इससे ज्यादा संगीन था। जानबूझकर इस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए हल्का करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो कार्रवाई नहीं की गई है और अब जब दूसरा कार्रवाई करी भी है तो उसको बहुत हल्के सेक्शंस उस पर लगाए गए हैं। तो ये तमाम आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं। एक और बात जो सोर्सेज के थ्रू पता चल रही है कि सीआईएसएफ के आला अधिकारी हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से बात करी है, क्योंकि किरीट सोमैया को सिक्योरिटी मिली हुई है सीआईएसएफ की, और उसके बावजूद अगर उन पर हमला हो रहा है, उनकी गाड़ी पर पथराव हो रहा है या उनकी गाड़ी पर उनको खून निकल रहा है, तो सीआईएसएफ ने बहुत गंभीर प्रिकॉशंस लेने की बात मुंबई पुलिस से कही है कि आप इसको देखिए, बहुत गंभीर मामला है। और सीआईएसएफ के जवानों को भी इस बारे में सख्त हिदायत, सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, इस वक्त हमारे साथ वैदी भी जुड़ गई हैं। वैदी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि किरीट सोमैया भी यहां पर पहुंच चुके हैं, नवनीत राणा के लिए मुश्किलें अभी और बढ़नी बाकी हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, अब तक तो संजय राउत थे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अब और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल खड़ी हूँ बाला साहब थोरा जो कैबिनेट मिनिस्टर है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इनके घर के बाहर ही खड़ी हूँ और हमने उनसे बातचीत भी की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बोला है कि उद्धव ठाकरे, इन्होंने जो भूमिका फिलहाल बताई है हम उनके साथ है। जैसे कि कल हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी जो है वो हमने देखी है कि मातोश्री को लेकर जब नवनीत राणा, देखिए मेरे होठ के नीचे चोट लगी है, लेकिन इस पर शिवसेना के नेता जो संजय राउत, उनकी ओर से कहा गया कि कोई अपने होठ के नीचे सॉस लगा के अगर कहे कि पागल आदमी तक कहा, तो उन्होंने कहा कि पागल आदमी कोई अपने होठ के नीचे सॉस लगा कर कहे कि मुझे मारा गया तो उसका क्या किया जा सकता है। तो राजनीति भी पूरी तरीके से हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर यह मामला है, किरीट सोमैया के नाम पर एक एफआईआर यहाँ पर दर्ज हुई है। वो कह रहे हैं कि मैंने कोई एफआईआर, कोई भी प्राथमिकी जो है दर्ज नहीं कराई है, तो आखिर कैसे एफआईआर दर्ज हो गई? और जो एफआईआर है उसमें जो बयान है वो भी मेरे नहीं है। तो उनका कहना है कि जो बेंड्रा पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने गलत तरीके से एक एफआईआर यहाँ पर दर्ज की, उसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। अब उसके खिलाफ आज यहाँ पर वो शिकायत करने आए हैं। उससे पहले देखिए उन्होंने कहा भी किस तरह से वो दोहराते नजर आए कि मेरे खिलाफ जानलेवा हमला हुआ है। और कल देखिए यहाँ पर प्रिया और प्रीति, कल वो दिल्ली भी गए थे, गृह सचिव से उनकी मुलाकात हुई थी। कल क्या कुछ बातचीत हुई, हालांकि फिलहाल वो सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कल की बातचीत के बाद ही तय हुआ कि आज वो अपने एफआईआर जो एक सर्कुलेट हो रहा है उनके खिलाफ, जो उनके नाम पर जो सर्कुलेट हो रहा है एफआईआर, उसको लेकर आज यहाँ शिकायत करेंगे। इसके बाद आगे क्या कुछ होता है ये आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी देखिए खुलकर वो आए थे मुलाकात करने के लिए नवनीत राणा से। अब फिर क्या वो जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि देखिए नवनीत राणा की भी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नहीं दिख रही हैं। आज भी सेशन कोर्ट में जो उनकी अपील थी वो खारिज हुई। अब 29 अप्रैल को सुनवाई। जी तो किरीट सोमैया पहुंचे खार पुलिस स्टेशन। नवनीत राणा की जमानत फिलहाल रद्द हो चली है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए
कि हम घंटाधारी जो है वो हिंदू नहीं है, हम तो गदाधारी हैं, हमें पूरा दादागिरी निकालनी आती है। क्या यहाँ पर अंकुर एक चीज तो मौजूद है ना, क्या यहाँ पर एक इस तरीके से सिटिंग मुख्यमंत्री की या उनके पार्टी के ही एक और प्रवक्ता की कि 6 फुट नीचे गाड़ देंगे, दबा देंगे, महाप्रसाद देंगे, ऐसी भाषा शोभा देती है? देखिए, शिवसेना के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि अब उसको जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घट रहा है, पहले बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आती है, हनुमान चालीसा या लाउड स्पीकर का मामला, उसके बाद राज ठाकरे खुले तौर पर ऐलान करते हैं कि 3 मई के बाद पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं पर भी इस तरह से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर देखा तो वहां पर हम हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या हो जाने वाली है। 1 मई को अनाउंस करते हैं औरंगाबाद जाकर मैं एक रैली करूंगा, और औरंगाबाद इसलिए करने की बात हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। तीसरा पॉइंट, अब नवनीत राणा का इस तरह से हिंदुत्व को लेकर हनुमान चालीसा का ऐलान कर देना कि मैं उद्धव ठाकरे के जो घर है मातोश्री, वहां जाकर मैं हनुमान चालीसा करूंगी। शिवसेना को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि वो लगातार हिंदुत्व की उसकी जो जमीन है जिसके ऊपर वो इतने सालों तक अपनी खेती करती आई है राजनीति की, क्या वो उसको खोती जा रही है। और यही बात है कि शिवसेना का कोई भी लीडर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा वो इस पूरे मुद्दे पर इतना ज्यादा अग्रेसिव है। कल अगर हम उद्धव ठाकरे को भी सुन रहे थे, वो लगातार कह रहे थे, उनके अपने हिंदुत्व को बताने की कोशिश कर रहे थे, उनका हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था उसको जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जड़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर तौर पर शिवसेना बार बार कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व की जो उसकी जमीन है उससे उसका जो वोट बैंक है वो दूर ना हो जाए। इतने सारे जो अब फैक्टर हिंदुत्व को लेकर खड़े हो गए हैं। अगर आपको थोड़े कुछ समय पहले महीनों की अगर मैं बात करूं, आज आप मालेगांव में और अमरावती में जब दंगे हो गए थे तब भी ये देखने के लिए मिला था कि शिवसेना का कैडर उस दौरान मैदान पर नजर नहीं आया था। और यही बात, और जबकि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को इस मामले में हिरासत में लिया गया था, तो शिवसेना के कैडर को कहीं ना कहीं ये वाली बात भी लगती है कि कहीं ना कहीं उसकी जो जमीन है वो छिन तो नहीं रही है, कहीं उसमें बीजेपी तो कहीं सेंधमारी नहीं कर रही है, या अब राज ठाकरे जो नए तरीके से हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ने पर लग गए हैं, वो उसी तरीके से बाला साहब ठाकरे की तरह ही बिल्कुल भाषण भी देते हैं और उनका अंदाज बयां भी बिल्कुल वही होता है। यहां तक कि पहनावा, शॉल को पहनने का जो ढंग है, भगवा शॉल को, वो भी उन्होंने वहां पर उनको कॉपी करने की कोशिश करी, तो कहीं वही वो ग्राउंड पर तो लूज नहीं हो रहे हैं। और अब नवनीत राणा, तो इतने सारे फैक्टर के होने के चक्कर में अब शिवसेना लगातार इस तरह के उनके नेता इतना ज्यादा अग्रेसिव पूरे मूड पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना होना, क्या यही पसोपेश है कि कई जो वोट बैंक है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल वोट बैंक है, कि एक सरकार के चक्कर में वो ट्रेडिशनल वोट बैंक से भी ना कहीं हाथ धो बैठे? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत ये हो रही है कि शिवसेना इस वक्त सत्ता में मौजूद है, तो और जबकि जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर राज ठाकरे हो या फिर बीजेपी हो, ये तमाम पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं। आखिर इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी सरकार पे होती है, तो ऐसे में जो शिवसेना का जो कैडर होता है, जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो खुलकर उस तरह से भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसा अक्सर उनको जाना जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर आप इनको जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिवसेना के लिए पशुपेश वाली स्थिति बनी क्यों है। क्या ये जो डर है लगातार, और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम तेजी से बढ़ता जा रहा है, विपक्षी पार्टियों ने और विपक्षी नेताओं ने जिस तरह की डेडलाइन को सेट किया है, 1 मई या 3 मई, वो आते आते क्या वो अपनी राजनीतिक जमीन खो तो नहीं देंगे। तो ये तमाम डर हैं, और चूंकि सत्ता में रहते हैं तो उतना ज्यादा रिएक्ट करने का मौका भी आपके पास नहीं होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपके सर पे होती है। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको सत्ता में भी बना रहना है, आपको अपना वोट बैंक भी संभालना है, आपको अपनी राजनीति जिस आइडियोलॉजी को लेकर आपने आज तक करी है उससे भी चिपके रहना है। ये तमाम चीजें हैं जहां पर शिवसेना इस वक्त केंद्र बिंदु में नजर आ रही है। जाहिर सी बात। और संजय राउत का इसके ऊपर क्या कहना था, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में, मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?
यानी कि फिलहाल लब्बो लुआब तो यही है कि हनुमान चालीसा को लेकर के जो पूरा संग्राम है, महासंग्राम है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि क्या वो बैकफुट पर तो नहीं हो गए हैं। उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, जो कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में हिंदूवादी पार्टी थी, क्या वो हिंदूवादी पार्टी जो है फिलहाल अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करती नजर आ रही है जब वो हनुमान चालीसा के विरोध में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करती है। बीजेपी उसे ऐसे ही प्रोजेक्ट करती, नवनीत राणा उसे ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं और कुल मिलाकर के वो फिलहाल जेल में है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये कहना कि हम गदादारी हिंदू हैं, तो कुल मिलाकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद यहां पर शिवसेना को अपनी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन साफ नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.